अंदर आओ। दो रक्षक आदर्श को चू शाही निवास के एक कोठरी में ले गए और उसे अंदर धकेल दिया। फिर उन्होंने आदर्श के अंगों को जंजीरों से जकड़ दिया। आदर्श बर्फ जैसी ठंडी जमीन पर पीठ के बल लेट गया। उसकी हर सांस से ठंडी भाप निकल रही थी, जिससे हवा में मौजूद पानी कंडेंस हो रहा था। कोठरी के दरवाजे और खिड़कियां एक खास धातु से बने थे, जिन पर नक्काशी की गई थी। अगर कोई मानव राजा भी यहां बंद हो जाए तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके अलावा दरवाजे के बाहर चू राजघराने के पहरेदार गश्त लगा रहे थे, और उससे भी दूर शेंतु परिवार के दिग्गज लोग मौजूद थे। भागने की कोशिश करना तो बस एक ख्वाहिश थी। हालांकि इसके बावजूद वो बच गया था। हालांकि वो बस कुछ ही देर तक जीवित रह पाया। इसकी वजह थी आकाशराज का प्रिया के खून के प्रति जुनून। यदि आकाशराज ने डेजर्टेड रेस से इतनी ज्यादा नफरत नहीं की होती या प्रिया को पकड़ने का मौका नहीं चाहा होता, तो आदर्श पहले ही अपना मूल्य खो चुका होता और वो एक लाश बनकर रह गया होता। आदर्श के लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल था। वो नहीं चाहता था कि उसका अस्तित्व इतने सारे क्या होगा अगर के सवालों पर टिका रहे। आज वो मौत के सबसे करीब पहुंच गया था। यही वो पल भी था जब उसने अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति को लगभग खो दिया था। इसकी तुलना में क्लाउड वाइल्डरनेस में विक्रम द्वारा उसके विरुद्ध रची गई साजिशें तथा फॉलन स्टार गेट में गोल्डन क्रो प्रजाति द्वारा उसका शिकार किया जाना परिमाण में बहुत छोटे थे। मौत आदर्श को नहीं पता था कि वो कैसी होती है। जमीन के नीचे ठंड और अंधेरा था, अंतहीन अकेलेपन का एहसास था। वहां लाशें सड़ रही थीं और आखिरकार शून्य में बदल रही थीं। आदर्श अपने पिछले जन्म में एक आधुनिक व्यक्ति था। वो इस दुनिया के वॉरियर जैसा नहीं था। वो किसी खास बात के लिए आसानी से अपनी जान जोखिम में नहीं डालता था। आदर्श को अपनी लाइफ बहुत प्यारी थी। जब तक उसकी लिमिट पार नहीं हो जाती, आदर्श जीने की पूरी कोशिश करेगा। यदि वो इस आपदा से बच सकता था तो वो कभी नहीं चाहता था कि उसका जीवन किसी और के हाथों में हो, कभी भी कोई दूसरा उसके जीवन का फैसला ना करे। वो किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देते थे, चाहे वो कोई भी हो। आदर्श का शरीर स्थिर रहा। इस कोठरी में पूरी तरह से शांत वातावरण में उसने अपनी आध्यात्मिक एनर्जी को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ा। बैंगनी क्रिस्टल की शक्तियों का उपयोग करके उसने धीरे धीरे अपने शरीर में मौजूद बर्फ के विषाक्त पदार्थों को शुद्ध करना शुरू कर दिया। निराशा के बीच भी वो उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं था। वो बचने की थोड़ी सी भी बेहतर संभावना पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देना चाहता था। वो जानता था कि वो अस्थायी रूप से सेफ है। आकाशराज उसका इस्तेमाल डेजर्टेड रेस के हाई लेवल लोगों को लुभाने के लिए कर रहा था, इसलिए वे उसे बहुत ज्यादा अपंग नहीं बना सकते थे। कम से कम उसे पूरी तरह से अपंग तो नहीं बनाया जा सकता था, जैसे कि उसके सारे अंग तोड़ दिए गए हों। अगर ऐसा हुआ तो जब डेजर्टेड रेस के हाई लेवल लोग आएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि आदर्श कितनी दयनीय स्थिति में है, और जब वे अपनी समझ से उसकी जांच करेंगे तो वे उसे छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी स्थिति में आदर्श को बचाना व्यर्थ होगा। इससे आदर्श का दुख और बढ़ जाएगा। शायद यही वजह थी कि आकाशराज ने आदर्श की सारी साधना को नष्ट करने के लिए 7 हानिकारक दिव्य यिन गोलियों का इस्तेमाल किया। ऐसा करके और खबरों के प्रसार को कंट्रोल करके ऊपरी तौर पर ऐसा लगेगा कि आदर्श पूरी तरह से ऊर्जाहीन और बहुत कमजोर है। इस तरह डेजर्टेड रेस के हाई लेवल लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वे एक अपंग को बचा रहे हैं। ये भी आकाशराज की योजना थी। जाहिर है आदर्श उसकी चालों के आगे नहीं झुकेगा। प्रकाश की कमी के कारण कोठरी में समय का कोई बोध नहीं था, इसलिए जैसे जैसे समय बीतता गया आदर्श जमीन पर लेटा रहा, अपनी उंगलियां भी नहीं हिला रहा था। हालांकि आदर्श के शरीर में बैंगनी क्रिस्टल ने एक छोटा सा भंवर बना लिया था। इस भंवर ने आदर्श के शरीर में मौजूद सभी बर्फ के विषाक्त पदार्थों को अदृश्य रूप से सोख लिया। बैंगनी क्रिस्टल के अंदर बेसिकली छोटा नीला बर्फ का क्रिस्टल धीरे धीरे बड़ा होता गया। हालांकि इसकी क्वालिटी शुद्ध यांग आत्मा से कम थी, पर इस घटना ने गलती से बैंगनी क्रिस्टल के भीतर एक ठंड यिन तत्व का बीज छोड़ दिया था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आदर्श ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। वो हिला तक नहीं और ऊपर से ऐसा लग रहा था मानो वो मर चुका हो। हालांकि आदर्श की चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। उसकी ताकत भी तेजी से वापस आ रही थी। उनके डेंटियन में दीप्तिमान सूर्य क्यूई ने फिर से तेजी से बहना शुरू कर दिया था, पर आदर्श ने शुद्ध यांग एनर्जी को सील करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग किया। जब तक बैंगनी क्रिस्टल ने एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब और सील कर रखा था, तब तक ऋषि भी इसका पता नहीं लगा सकते थे। उसी समय आदर्श ने बैंगनी क्रिस्टल के अंदर की बर्फीली एनर्जी को अपने पूरे शरीर में छोड़ दिया। इस वजह से ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो आदर्श बर्फीले विष से जहरीला हो गया हो और उसकी साधना लगभग नष्ट हो गई हो। कोठरी में रात दिन का कोई फर्क नहीं था। चू राजघराने के पहरेदार हर सुबह एक गोली लाते और आदर्श को जबरदस्ती खिला देते। ये गोली एक जीवनवर्धक गोली थी, जिसका इस्तेमाल आदर्श को मरने से बचाने के लिए किया जाता था। समय सीमा कुछ ही दिन दूर थी। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि आदर्श किसी भी हालत में ठीक दिखे, वरना वे डेजर्टेड रेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। के कितना दयनीय है। 7 दिन हो गए हैं,
फिर भी इस आदर्श ने अपनी आंखें तक नहीं हिलाई हैं। अगर उसका दिल अभी भी धड़क नहीं रहा होता तो मुझे लगता कि वो मर चुका है, एक रक्षक ने प्रसन्न स्वर में कहा। चू राजघराने के रक्षक के रूप में उनकी हैसियत कम नहीं थी, हालांकि आदर्श जैसे कुलीन वर्ग की तुलना में वे लगभग बेकार थे। ये लाजमी था कि उनके दिलों में नफरत और ईर्ष्या की भावना पैदा हुई। जब उन्होंने आदर्श को ऐसी दुर्दशा में देखा तो उन्हें वैसी ही भावना हुई जैसी किसी उच्च पदस्थ अधिकारी को गिरते देखकर आम लोगों को होती है। मृत हृदय से ज्यादा दुखद कुछ नहीं होता। तुम्हारी साधना अपंग हो गई है और कुछ दिनों बाद जब तुम्हारा हृदय टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, एक अन्य रक्षक ने आदर्श को गोली खिलाते हुए कहा। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद अब आत्महत्या कर लेता। आत्महत्या करूं? सपने देखना बंद करो। यंग मास्टर आकाश राज उसे मरने नहीं देंगे। शीत विष के जहर से ग्रस्त वो अपनी मेरिडियंस को भी बंद नहीं कर सकता। उसके अंग भी अकड़ गए हैं, इसलिए वो आत्महत्या की उम्मीद ही छोड़ सकता है। उसे रोज एक जीवनवर्धक गोली दी जा रही है, इसलिए चाहकर भी मरना नामुमकिन है। हाय, यह दुनिया अप्रत्याशित है। किसने सोचा था कि वो, जो कुछ दिन पहले दोपहर के सूरज की तरह था, एक दयनीय मौत की सजा का अपराधी बन जाएगा। वो स्वर्ग के महल से गिरकर नर्क में जा गिरा है, एक पहरेदार ने बोलते हुए सिर हिलाया। उसे पता था कि शेनतु परिवार ने 2 रहस्यमय बुजुर्गों को इनवाइट किया है। दोनों ने चारा डालने के लिए एक शक्तिशाली विशाल सेना रेडी कर रखी थी। कुछ ही दिनों में उच्च श्रेणी के डेजर्टेड रेस के सदस्य इस लगभग अटूट विशाल समूह को तोड़कर एक पूर्ण अपंग को बचा सकते हैं। बस यही सोचकर दोनों रक्षकों को लगा कि आगे देखने के लिए कुछ मजेदार होने वाला है। वे सच में ये जानना चाहते थे कि डेजर्टेड रेस के हाई लेवल लोगों के चेहरे पर किस तरह के भाव होंगे जब उन्होंने आदर्श को बचाया था और उन्हें पता चला कि अब वो अपंग हो चुका था। 9वां दिन। आकाश राज ने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूबने वाला था और कल आखिरी दिन था। अगर डेजर्टेड रेस के हाई लेवल लोग नहीं आए तो आदर्श को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यंग मास्टर आकाश राज, मुझे डर है कि डेजर्टेड रेस नहीं आएगी। इस स्वर्ग पृथ्वी तारामंडलीय व्यू की स्थापना कोई सस्ता काम नहीं था। आकाश राज के बगल में सफेद वस्त्र पहने एक बुजुर्ग बैठे थे। उनकी भौहें बहुत लंबी थीं और 2 सफेद सांपों की तरह नीचे लटक रही थीं। स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल व्यू को व्यू रेखाएं खींचने के लिए आदिम प्रजातियों के रक्तसार की जरूरत थी। व्यू ध्वज के रूप में उपयोग करने के लिए 108 रिफाइंड डेजर्टेड बोन्स की भी जरूरत थी। एरे फ्लैग्स का ये सेट बनाना काफी महंगा था। इसके अलावा इस तरह के एरे फ्लैग्स का स्थायी रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हर बार इस्तेमाल करने पर इनका लाइफ स्पैन कुछ कम हो जाता था। आकाश राज ने फिर कहा, एल्डर सू, एल्डर मो, मैं चाहता हूं कि आप इसे हल्के में ना लें। वो चुड़ैल लड़की डेजर्टेड रेस में एक बहुत ही खास स्टेटस रखती है। उसकी इच्छाओं को डेजर्टेड रेस बहुत इंपॉर्टेंस देगी। स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एरे महंगा हो सकता है, पर अगर हम डेजर्टेड रेस के कुछ हाई लेवल सदस्यों को पकड़ सकें और साथ ही इस एनिमल्स के झुंड को रोक सकें तो हम उस चुड़ैल लड़की को पकड़ने का भी मौका पा सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट की राशि को लगभग इग्नोर किया जा सकता है। दोनों बुजुर्गों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे ध्यान और आराम करने के लिए अपनी अपनी जगह पर लौट गए। वे ये सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे कि वे पूरी तरह स्वस्थ रहें। हालांकि दोनों बुजुर्गों के लिए ये स्पष्ट जाल शायद कोई फायदा नहीं देता। कोई भी हाई लेवल डेजर्टेड रेस का सदस्य खुद को मौत के मुंह में नहीं भेजना चाहेगा। चांद आसमान में ऊंचा था और चू प्रांत शहर में रात को तेज हवा चल रही थी। शहर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ पर एक अकेला चांदी जैसा भेड़िया पूर्णिमा के चांदी जैसे चांद का सामना करते हुए चिल्ला रहा था। अकेला भेड़िया चिल्लाया। चांदी के भेड़िए के पास एक युवक एक बांस की बांसुरी लिए खड़ा था जो लगभग 1 फुट लंबी थी। वो वहां एकांत में खड़ा था। उसकी आंखें गहरी गहरी काले रत्नों जैसी थीं। उनमें से तारों से भी ज्यादा चमकीली रोशनी झलक रही थी। उस युवक के पीछे एक विशाल आकाशगंगा थी। चांदी जैसी रोशनी आसमान से गिरते झरने जैसी थी। वो सीन किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। हरे कपड़े पहने युवक ने दूर चू प्रांत शहर की ओर देखा। रात की हवा ने उसके हरे बालों की लट को हवा में लहराते हुए उड़ा दिया। रात के आकाश के नीचे चू प्रांत शहर एक विशाल काले जानवर की तरह था जो बस उसके अराइवल की वेट कर रहा था। हरे कपड़े पहने युवक ने बहती हवा पर एक कदम रखा और हवा में उड़ने लगा। एल्डर सू और एल्डर मो, जो ध्यान कर रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उन्होंने एक साथ एक शक्तिशाली प्रेजेंस को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। और ये मनुष्यों की युआन क्यूई एनर्जी नहीं थी, बल्कि डेजर्टेड रेस की बढ़ती शक्ति थी। डेजर्टेड रेस की शक्ति। डेजर्टेड रेस? वे सचमुच आए? दोनों बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं। वे आकाश में उछल पड़े और अपने पैरों से सुनहरी किरणें उड़ाते हुए उड़ गए। उनमें से एक के हाथ में सुनहरी तलवार थी और दूसरे के हाथ में कांसे का दर्पण। वे मानो हवा में उड़ रहे 2 युद्ध के देवता थे।
ये अप्रत्याशित था कि उन दोनों के वहां मौजूद होने के बावजूद तथा स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एरे के साथ एक डेजर्टेड रेस का सदस्य सच में अपनी मौत के लिए रेडी था। अकेले आना सेना में वर्जित था। इसके अलावा वे ताजे और फुर्तीले थे और उनके लिए जाल बिछा हुआ था। डेजर्टेड रेस का ये सदस्य तो बिल्कुल पागल था। तभी आकाश राज भी एक महल से बाहर आया। वो बहुत उत्साहित था कि डेजर्टेड रेस का कोई सदस्य सचमुच आ रहा है। इससे उसकी योजना सार्थक हो गई। अगर डेजर्टेड रेस आदर्श की परवाह नहीं करती तो भले ही आदर्श का दिल एक दिन में टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, वो किसी अपंग की फांसी जैसा ही होगा। ये चींटी पर पैर रखने से अलग नहीं होगा। हालांकि अब भले ही वो प्रिया को पकड़ न सके, फिर भी वो एक हाई रैंकिंग वाले डेजर्टेड रेस के सदस्य को पकड़ने से बहुत कुछ हासिल कर लेगा। मुझे आश्चर्य है कि लाइनअप क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं निराश नहीं होऊंगा, आकाश राज ने सोचा। उनका अंदाजा था कि डेजर्टेड रेस कम से कम 7 या 8 एक्सपर्ट भेजेगी, जो रिस्क कम करने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। हालांकि जब उसने उस व्यक्ति को देखा जो आया था, तो आकाशराज दंग रह गया। हरे कपड़े पहने एक युवक धीरे धीरे हवा में चल रहा था। उसकी चाल शांत और सुडौल थी। उसके हर कदम के साथ तारों की रोशनी आपस में मिलकर हरे कमल की तरह खिल जाती। पानी पर फिसलते हुए हर कदम पर कमल खिलता हुआ। उसके कदम बहुत धीमे लग रहे थे, पर हर कदम उसके पैरों के नीचे की दूरी को कम करता हुआ लग रहा था। कुछ सेकंड पहले वो क्षितिज के किनारे था, पर अब अपने शांत कदमों की बदौलत वो चू राजसी निवास के ठीक ऊपर था। मायावी। आकाश राज की आंखें ठंडी चमक उठीं। 10 साल पहले शेनतु परिवार के कुल ने मायावी से लड़ाई की थी। आकाश राज को अब भी साफ याद था कि उसके सामने खड़े हरे कपड़े पहने युवक ने उसके कई कुल के लोगों को मार डाला था। उनके बीच एक अटूट झगड़ा था। सच में हिम्मत है तुझमें। तुझे पता था कि जाल है, फिर भी तू अकेले आने की हिम्मत कर रही है। आज तो तू मर ही जाएगी। आकाश राज की नसें तन गईं। वो मायावी के खिलाफ कोई साहस नहीं जुटा पा रहा था, जो डेजर्टेड रेस का एक बहुत शक्तिशाली सदस्य था। हालांकि उसके पास स्वर्ग पृथ्वी, एम्पायरियल एरे, एल्डर सू और एल्डर मो थे। उसके पास ट्रम्प कार्ड के रूप में एक छिपा हुआ अंतिम उपाय भी था। 10 साल पहले हुए युद्ध में मायावी ने उस पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक घाव छोड़ दिया था। मायावी ने आकाश राज की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे उसकी काली आंखों से बिजली के 2 बोल्ट हवा में चुभ गए हों। ये बोल्ट अपने साथ एक बेजोड़ आभा लेकर आए थे जो सीधे दिल तक पहुंच रही थी। उस पल आकाश राज का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे मायावी की नजरों ने उसकी असलियत जान ली हो। उसकी वो तीखी नजर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए काफी थी। आकाश राज कुछ कदम हवा में पीछे हटे। इस समय एल्डर सू एक कांसे के दर्पण के साथ आकाश राज के सामने खड़े थे। नतीजतन आकाश राज पर दबाव कम हो गया। यंग मास्टर आकाश राज, वो तो बस ताकत का दिखावा है। आज का वो 10 साल पहले वाले से अलग है। एल्डर सू ने मायावी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। चू राजघराने में इस समय बहुत से लोग ये जानकर अपने घरों से बाहर निकल आए कि डेजर्टेड रेस का एक एक्सपर्ट आ गया है। वे युद्ध की वेट में आकाश की ओर देखने लगे। वे दोनों उत्साहित और घबराए हुए थे। वो मायावी है? ये पहली बार था जब चू शाही निवास के लोगों ने मायावी को देखा था। दोनों ही पक्ष ऐसे अस्तित्व थे जिनके सामने सिर उठाना उनके लिए मुश्किल था। यह युद्ध निश्चित रूप से धरती हिला देने वाला था। उनके लिए यह एक दुर्लभ अनुभव था। हमें एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर युद्ध में कोई छिटपुट अटैक हुआ तो हमारे शरीर धूल में मिल जाएंगे। चू राजघराने के लोग अपनी ताकत जानते थे। यहां तक कि राजा चू को भी उसके रक्षकों के काफिले ने मायावी और उसके साथियों से 5 किलोमीटर दूर ले जाया था। वॉरियर की दृष्टि से वे 5 किलोमीटर की दूरी से भी रात्रि आकाश में युद्ध का ब्यौरा स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इस समय स्वर्ग पृथ्वी के स्वर्गिक समूह के केंद्र में, जहां राजसी निवास का कोठरी था, आदर्श ने अपना सिर उठाया। उसने आकाश की ओर देखा। कोठरी की प्रणालियां उसे रोक रही थीं। उसी पल किसी की दृष्टि उस पर छा गई। हालांकि वो चारों ओर से घिरा हुआ था, फिर भी वे उस व्यक्ति की दृष्टि को रोक नहीं पाए। वो जानता था कि डेजर्टेड रेस से कोई आया है। प्रिया ने आखिरकार डेजर्टेड रेस से एक एक्सपर्ट को एक चाल चलने के लिए भेजा था। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो उस समय एक कोने में फंस जाएगा जब डेजर्टेड रेस ने जानवरों की भीड़ को भेजकर अटैक किया, जो वैभव दिव्य साम्राज्य को मिटा सकता था। हालांकि बाद में पता चला कि शेनतु परिवार कुल, जो एक उद्धारकर्ता की तरह था, ने उसे मौत की सजा सुनाई थी, जिसके रिजल्ट के तौर पर उसे बचाने के लिए डेजर्टेड रेस पर डिपेंड रहना पड़ा। ऐसी चौंकाने वाली स्थिति का उलटफेर बहुत विडंबनापूर्ण था। मायावी, चूंकि तुम आज यहां हो इसलिए रुक जाओ। 10 साल पहले की लड़ाई के लिए तुमने पाताल लोक के वीरान देवता से एक आदिम पवित्र वीरान पशु दिव्य सिंह उधार लिया था। ये सचमुच शक्तिशाली था, पर उस दिव्य सिंह को हमारे पूर्वज ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ये बुरा नहीं है कि वो आज भी जीवित है, पर दिव्य सिंह के बिना तुम्हारे पास केवल एक बूढ़ा कछुआ नाग बचा है। तुम बिना पंजों वाले बाघ की तरह हो, तो डरने की क्या बात है। उसके पास कछुआ नाग नहीं होगा। तभी आकाश राज ने बीच में ही टोकते हुए कहा,
मैंने जानबूझकर 10 दिन की पीरियड तय की है ताकि उसे दिव्य वन्य क्षेत्र से जल्दी यहां आना पड़े। वो बूढ़ा कछुआ नाग भले ही ताकतवर हो, पर उसकी गति बहुत धीमी है। उसके आकार के कारण एक सामान्य टेलीपोर्टेशन एरे उसे कैसे भेज सकता है? इसलिए वो बूढ़ा कछुआ नाग आया ही नहीं। आकाशराज ने व्यंग्य किया। दिव्य वन्य क्षेत्र से राजा चू के शहर तक 10 दिनों में पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि थी, ये देखते हुए कि मायावी को समाचार मिलने और उसके रवाना होने में काफी समय लगा था। ये सही है, उसके पास तो कछुआ नाग की सच्ची आत्मा भी नहीं है। जैसे ही एल्डर सू बोल रहे थे, उनके पीछे एक प्रेत प्रतिमा प्रकट हुई। ये 1000 भुजाओं वाला बुद्ध था और बुद्ध के सामने एक कांसे का दीपक था जो धीरे धीरे जल रहा था। ये एल्डर सू का आस्पेक्ट टोटेम था। एक आस्पेक्ट टोटेम के रूप में 1000 हाथ बुद्ध। वैभव दिव्य साम्राज्य के लोगों ने पहली बार ऐसा आस्पेक्ट टोटेम देखा था। आस्पेक्ट टोटेम सैकड़ों फीट ऊंचा था। जब इसे प्रकट किया जाता था तो ये आकाश को चीरता हुआ दिखाई देता था और ऐसा लगता था मानो एक पर्वत के आकार का बुद्ध एल्डर सू के पीछे खड़ा हो। ये दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। इससे पहले उन्होंने जो आस्पेक्ट टोटेम देखे थे वे बहुत छोटे थे, यहां तक कि ऋषियों के लिए भी। और इस पल चू राजनिवास के सभी कोनों से रंगीन आस्पेक्ट टोटेम मशालों की तरह चमक उठे। शेनतू परिवार के सभी बुजुर्ग और उनके मेहमान रात के आकाश में उड़ गए। वे सभी फेमस हस्तियां थीं। आमतौर पर अपनी असाधारण स्थिति के कारण वे शायद ही कभी किसी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होते थे। हालांकि आज शेनतू परिवार के 10 कुल के बुजुर्गों ने एल्डर सू और एल्डर मो के साथ टोटल 12 अद्वितीय आकृतियों ने मायावी को चारों ओर से घेर लिया। मायावी के खिलाफ उन्हें पूरी ताकत लगानी पड़ी और हर संभव तरीका अपनाना पड़ा। अगर वे मायावी को मार सकें तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। शेनतू परिवार का कुल उन्हें कीमती चीजें जरूर इनाम में देगा। मायावी उनके द्वारा घेर लिया गया था और उसके पैरों के नीचे स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एरे था जिसे शेनतू परिवार कुल ने सावधानीपूर्वक रेडी किया था। मायावी, तुम्हारी डेजर्टेड रेस बेसिकली पशु प्रधानों से अलग नहीं है। तुम्हारे अधीन प्रागैतिहासिक पवित्र पशुओं के बिना मुझे विश्वास नहीं है कि तुम बच पाओगे। काले कपड़े पहने एल्डर मो ने अपनी सुनहरी तलवार मायावी पर तान दी। मायावी ने एल्डर मो की ओर देखा और शांति से कहा, आपका आस्पेक्ट टोटेम आपके शरीर में एंटर भी नहीं कर पाया है। आपकी साधना का लेवल बस इतना ही है। मायावी की आवाज शांत थी जबकि उसके हरे कपड़े फड़फड़ा रहे थे। हिम्मत। मायावी द्वारा नीचा दिखाए जाने के बाद एल्डर मो की आंखों में ठंडक फैल गई। 10 साल पहले तुम हमारे कुलपति की मौत की स्वर्गीय क्रांति की चपेट में आए थे। अब भी तुम घायल हो, फिर भी इतनी बेपरवाही से बोलने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस किसने दिया। 10 साल पहले हुए युद्ध में मायावी ने शेनतू कुलपति के खिलाफ दिव्य शेर का इस्तेमाल किया था। एक पशु प्रधान के रूप में पाताल लोक के वीरान देवता से उधार लिया गया दिव्य सिंह मायावी की सबसे बड़ी ताकत था। हालांकि उस दिव्य सिंह को शेनतू कुलपति ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसी समय मायावी को शेनतू कुलपति की मौत स्वर्गीय क्रांति से मारा गया था। शेनतू कुलपति की शक्ति को केवल अथाह ही कहा जा सकता है। हालांकि उस युद्ध में उन्हें चोटें आई थीं और तब से वे एकांतवास में हैं। एल्डर मो को यकीन था कि मायावी 10 साल पहले शेनतू कुलपति से ज्यादा घायल था। यही वजह थी कि वो पीछे हट गया था, क्योंकि उस स्वर्गीय मृत्यु क्रांति का एक बार शरीर पर वार करने के बाद उसे नष्ट करना नामुमकिन था। अब शेनतू कुलपति की शक्ति अभी 60% भी नहीं लौटी थी, तो मायावी कितनी शक्ति फिर से पा सकता था? मायावी चुप रहा और उसने एल्डर मो को पहचाना तक नहीं। अचानक वो थोड़ा सा घूमा और कहीं हवा में देखने लगा। हाथ में बांस की बांसुरी लिए मायावी ने हल्के से अपनी आस्तीनें हिलाई। बाहर आओ, मुझे पता है तुम अंधेरे में छिपे हो। पतली हवा शांत बनी रही क्योंकि किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मायावी ने बांस की बांसुरी को अपनी छाती से लगाकर चुपचाप गहरी आवाज में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर बुलाऊं? तभी अचानक हवा से एक तीखी हंसी निकली। आसपास के लोगों के सिर में झुंझुनाहट सी हो गई। मैं तो बस शेनतू परिवार के साथ वैभव दिव्य साम्राज्य में उनके मिशन में ज्वाइन होने गया था और मेरा ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था, पर जब आप खुद आए थे तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता था? कर्कश आवाज सुनकर लोग सिहर उठे। वैभव दिव्य साम्राज्य के लोग इतने भयभीत थे कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। पहले के 12 महान व्यक्ति, खासकर एल्डर सू और एल्डर मो, असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। यहां तक कि आकाश राज भी उनके साथ पूर्ण सम्मान से पेश आते थे। हालांकि अब वहां सचमुच एक व्यक्ति छाया में छिपा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति उन सभी में सबसे शक्तिशाली था। अचानक पतली हवा में एक लहर उठी। शून्य से एक काली घंटी उड़ी और अंतरिक्ष फट गया। डैंग! घंटी की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। इसने पूरे चू प्रांत शहर को हिलाकर रख दिया। घंटी बजते ही एक बूढ़ा आदमी जो काला लबादा पहने, पीठ झुकाए, काली धुंध से धीरे धीरे बाहर निकला। उससे मौत का घना आभामंडल निकल रहा था। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, ये आप ही हैं, 10,000 स्वर्गिक राजा।
मायावी ने काले लबादे वाले उस व्यक्ति को देखा जो अचानक प्रकट हुआ था। उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं था। हालांकि जब चूप्रांत शहर में वैभव दिव्य साम्राज्य के वॉरियर ने 10,000 स्वर्गिक राजा की उपाधि सुनी तो वे अचंभित रह गए। 10,000 स्वर्गिक राजा। 10,000 एक उपाधि थी, जबकि एम्पायरियल किंग व्यक्ति के राज्य का नाम था। दरअसल वैभव दिव्य साम्राज्य के बहुत से लोग ऋषि लोक से ऊपर के लोगों के नामों के बारे में निश्चित नहीं थे। स्वर्ग का राजा निस्संदेह एक महान सम्राट के लोक में था। महान सम्राटों के बीच उसकी शक्ति कितनी थी, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। महान सम्राट उनके लिए बहुत रहस्यमय थे। मुझे याद रखना, तुम्हारी बड़ी कृपा है। काले लबादे वाला आदमी धूर्तता से मुस्कुराया। उसने धीरे से अपने सिर पर से हुड हटाया। ऐसा करते ही लोगों को एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसे देखकर उन्हें उल्टी आने लगी। लबादा पहने आदमी का चेहरा झुर्रियों और जख्मों से भरा हुआ था। उसके ज्यादातर बाल झड़ चुके थे, बस कुछ ही बाल बचे थे। उसकी गर्दन, चेहरा और त्वचा सब ढीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो सड़ने से ये झड़ने ही वाले हों। उनके सामने वाला व्यक्ति ऐसा लग रहा था मानो किसी कब्र से रेंगकर बाहर आया हो। ऐसा नजारा देखकर लोग दोबारा उस पर नजर डालने को तैयार नहीं हुए। क्या वो उस अवस्था में भी जीवित है? वैभव दिव्य नगर के वॉरियर बहुत चिंतित थे। एक बूढ़े आदमी की लाश जो 1 महीने से सड़ने लगी थी, शायद उससे बेहतर हालत में होगी। जरूर मुझे याद है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। तुमने 10,000 भूत दाव की साधना की, यहां तक कि भटक भी गए, और अब तुम ऐसी अवस्था में हो जहां तुम न भूत हो और न ही इंसान। इस तरह जीते रहने के लिए बहुत साहस चाहिए। मायावी ने शांत स्वर में जो कहा वो स्पष्टतः मजाकिया और कटु शब्दों में था। हालांकि जिस तरह से उसने कहा उससे लोग व्यंग्य को समझ नहीं पाए, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सामान्य तथ्य कह रहा हो। लोग उसकी बात सुनकर सिहर उठे। इतने सारे एक्सपर्टों के घेरे में, इतने बड़े घेरे में, मायावी शांत भाव से अपने विरोधी को ताना मार रहा था। 10,000 स्वर्गिक राजा का चेहरा उतर गया। अच्छा, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम में इतना घमंडी होने की क्या योग्यता है। अटैक करो। 10,000 स्वर्गिक राजा ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। वो अजीब तरह से चिल्लाया और उसके पीछे एक विशाल रक्त रंग का कंकाल प्रकट हुआ। ये रक्त रंग का कंकाल 1000 फीट ऊंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूर्णिमा के चांद में रक्त लिपटा हुआ हो। दूर 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 रक्तवर्ण कंकाल हवा में पिघलकर रक्तवर्ण समुद्र में बदल गया। उसने अपनी दिशा बदली और 10,000 स्वर्गिक राजा की ओर बढ़ा, और आखिर में रक्तवर्ण समुद्र पूरी तरह से 10,000 स्वर्गिक राजा के शरीर में विलीन हो गया। एक पल में 10,000 स्वर्गिक राजा का सड़ा हुआ शरीर रक्तलाल हो गया। उस पल वो रक्त रंजित शूरा जैसा लग रहा था जो नर्क से निकलकर आया हो। आस्पेक्ट टोटेम उसके शरीर में एंटर कर गया। 5 किलोमीटर दूर से राजा चू ने आश्चर्य से कहा। उसे नहीं पता था कि किसी के आस्पेक्ट टोटेम को किसी के शरीर में मिलाने का क्या स्कोप होता है, लेकिन उसे याद था कि मायावी ने पहले कहा था, तुम्हारा आस्पेक्ट टोटेम तुम्हारे शरीर में एंटर भी नहीं कर पाया है। तुम्हारी साधना का लेवल बस इतना ही है। स्पष्टतः अपने आस्पेक्ट टोटेम को अपने शरीर में विलीन करना उन अद्वितीय शक्तिशाली अस्तित्वों का लक्ष्य था। 10,000 स्वर्गिक राजा ने अपनी हथेली से अटैक किया। हथेली से खून की एक लहर उठी। उसमें धुंधली सी सफेद हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं और भूतों की भयानक चीखें भी सुनाई दे रही थीं। इस ज्वारीय लहर के सामने मायावी ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उसने अपनी हरी लंबी आस्तीन हल्के से हिलाई और एक हथेली से ज्वारीय लहर को दबाया। हवा में से एक बड़ा हरा हाथ प्रकट हुआ जो आकाश को ढक सकता था। बूम! रक्त की लहर खूनी धुंध में बदल गई और फिर रात के आकाश में विलीन हो गई। मायावी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसकी गहरी काली आंखें रक्त की धुंध को चीरती हुई 10,000 स्वर्गिक राजा पर टिक गईं। तुम पाताल लोक में आधा कदम आगे बढ़ चुके हो। चूंकि तुम में वो आखिरी कदम उठाने का साहस नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज देता हूं। 10,000 स्वर्गिक राजा ने उसे क्रूरता से देखा और दहाड़ते हुए कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? विशाल सेना को एक्टिव करो और उसे मारने के लिए सेना में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, अटैक करो। हमारे पास इतने लोग हैं और उसे अभी भी चोटें लगी हैं। वो निश्चित रूप से हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके आदेश पर आदिम पवित्र डेजर्टेड एनिमल के बिना उसे डरने की कोई बात नहीं है। कई दिग्गज एक्सपर्टों ने एक साथ अटैक किया। उसी समय उनके नीचे स्थित स्वर्गीय पृथ्वी एम्पायरियल एरे से एक भयानक नीली रोशनी निकलने लगी। फिर एक विजुअल एनर्जी कवच ने दुनिया के इस हिस्से को घेर लिया। स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एरे एक ऐसा एरे था जो डेजर्टेड रेस का प्रतिकार करता था। एक बार इस एरे के एक्टिव होने पर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला एक बंद क्षेत्र बन जाता था। इस क्षेत्र में डेजर्टेड रेस की शक्ति बहुत कम हो जाती थी। डेजर्टेड रेस की शक्ति डेजर्टेड रेस की एनर्जी का सोर्स थी। अब जब भी मायावी कोई अटैक करता तो उसे स्वर्ग पृथ्वी के एम्पायरियल एरे का मुकाबला करने के लिए बल लगाना पड़ता था। इतने सारे लोगों के हमलों का अकेले ही सामना करना और सेना का विरोध करना स्वाभाविक रूप से मायावी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा।
हालांकि ऐसा होने के बावजूद मायावी को स्वर्ग पृथ्वी के स्वर्गिक समूह में एंटर करना ही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आदर्श को शेनतु परिवार ने उस विशाल समूह के मध्य में बंद कर दिया था। शेनतु परिवार के कुछ दिग्गजों ने एक साथ अटैक किया। पल भर में आस्पेक्ट टोटेम की किरणों ने अंधेरे आकाश को रोशन कर दिया। भयानक स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई एक साथ मिलकर एक प्रचंड दिव्य फव्वारा बन गया। स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एरे में मनुष्यों की ताकत कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। हम 10 लोग मिलकर काम करेंगे तो तुम निश्चित रूप से धूल में मिल जाओगे। शेनतु परिवार के कुछ दिग्गजों ने युद्ध रणनीति रेडी की, जिससे उनकी ताकत बढ़ गई। एक वार का बल धरती हिला देने वाला था, पर मायावी इन सबसे ऊपर था। उसके चेहरे पर जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि उसमें न तो कोई उदासी थी और न ही कोई खुशी। वो 9 स्वर्गों की चांदनी में नहा रहा था, मानो वो कोई देवता हो जो स्वर्ग से उतरा हो। उसने अपनी चाल चली। किसी ने नहीं देखा कि उसने कैसे अटैक किया, बस एक हरे रंग की चमक देखी जो तारों भरे आसमान में बहते हुए 1 लाख फीट ऊंचे हरे झरने जैसी लग रही थी। शेनतु परिवार के एक दिग्गज एक्सपर्ट, जो पहले से ही गुस्से में थे, अचानक चीख पड़े, मानो तेज रफ्तार से किसी पहाड़ से टकरा गए हों। वो पीछे की ओर उछले, उनकी दोनों तरफ की उरोस थी और पसलियां अब पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं। उनकी छाती अंदर धंस गई और उनके अंग फट गए। उनके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। क्या? मायावी ने अकेले ही 10 दिग्गजों के संयुक्त प्रयासों के बावजूद पलटवार किया। साथ ही उसने उनमें से एक को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। इसके अलावा यह स्वर्ग पृथ्वी के एम्पायरियल व्यू में था। इस व्यू में उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। बड़े शेनतु परिवार के एक दिग्गज एक्सपर्ट ने उस बूढ़े व्यक्ति को बचाने के लिए मुड़कर देखा, पर उसी समय एक रेशमी हरे रंग की किरण उसके शरीर के पास से गुजरी। ये किरण स्पष्ट रूप से अत्यधिक एनर्जी से कंडेंस्ड थी। ये अविश्वसनीय गति से पतली हवा को चीरती हुई निकल गई। पुआ! बुरी तरह घायल महान एक्सपर्ट का सिर उड़ते ही आसमान खून से रंग गया। उसकी गर्दन हवा की तरह फट गई थी। किसी आदमी की सारी उंगलियां घायल करना सिर्फ एक उंगली काटने जितना कारगर नहीं था। मायावी जानता था कि आज की लड़ाई आसान नहीं होगी, इसलिए उसका टारगेट दुश्मन को बुरी तरह घायल करना नहीं बल्कि उन्हें मार गिराना था। सिर को आसमान में ऊंचा उड़ता देख लोग दंग रह गए। वैभव दिव्य साम्राज्य के वॉरियर के लिए ये एक ऐसी लड़ाई थी जो उनकी समझ से परे थी। जहां तक शेनतु परिवार के लोगों का सवाल है, वे सभी भयभीत और परेशान थे। आकाशराज बहुत पहले ही पीछे हट चुका था। वो सिर्फ एक जूनियर था और इस लड़ाई में भाग लेने के लिए उसके पास कोई योग्यता नहीं थी। वो असहाय होकर देखता रहा जब एल्डर सन को मायावी ने मार डाला। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मायावी ने अटैक कैसे किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? आकाशराज ने भौहें चढ़ाईं। उसने स्वर्ग पृथ्वी तारामंडल की स्थापना की थी, फिर भी मायावी पर उसका कोई असर क्यों नहीं हुआ? घबराओ मत, हमारी ताकतें एकजुट हो गई हैं, तो हम हारेंगे ही नहीं। उसने सेना की बेड़ियां तोड़ने के लिए जरूर बहुत ताकत लगाई होगी। ये उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। शेनतु परिवार के एक दिग्गज एक्सपर्ट ने कहा। उन्हें विश्वास नहीं था कि मायावी में इस स्थिति में स्थिति को बदलने की ताकत थी। जब तक मनोबल बना रहेगा, वे अपनी ताकतें एकजुट कर सकेंगे और कदम दर कदम मायावी की एनर्जी जल्द ही खत्म हो जाएगी। हालांकि जैसे ही उस महान एक्सपर्ट ने बोलना समाप्त किया, उसे एक धुंधली सी चीज दिखाई दी। एक आकृति भूत की तरह उसके सामने चमक उठी, मानो उसके सामने हरे धुएं का एक विशाल ढेर उमड़ आया हो। मायावी बिना किसी भाव भंगिमा के बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुआ। फिर उसने हथेली से वार किया। बुजुर्ग की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। जब उसने ये शब्द कहे तो वो पूरी तरह अलर्ट था। उसे एनर्जी में कोई स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। फिर भी मायावी अचानक उसके सामने एक भूत की तरह प्रकट हो गया। उसने क्षण भर में शून्य में 1000 फीट की दूरी तय कर ली थी। बुजुर्ग की प्रतिक्रिया समय से कहीं ज्यादा। डेजर्टेड रेस के भयानक नर मायावी के सामने इस वृद्ध को ऐसा लगा जैसे मौत ही उस पर टूट पड़ी हो। उस दबाव, उस भय को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यद्यपि उसने आत्मविश्वास और तर्क के साथ बात की थी, फिर भी उसके बाल अब खड़े हो गए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये बहुत भयानक था। वो अपराजेय था। पल भर में ही बुजुर्ग को एहसास हो गया कि अब बचना नामुमकिन है। वो दहाड़ा और मायावी के हथेलियां मारने की आवाज को इग्नोर कर दिया। उसने अपने शरीर की युआन क्यू घुमाई और मायावी की छाती पर कृपाण से वार कर दिया। वो किसी की जान लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहता था। चूंकि वो मायावी के अटैक को रोक नहीं सकता था, इसलिए वो मायावी को बचाव के लिए मजबूर करने के लिए केवल इस विधि का उपयोग कर सकता था। हालांकि मायावी भावशून्य रहा। उसकी हथेली नीचे की ओर बढ़ती रही। अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मायावी ने अपना पूरा जीवन दिव्य वन में बिताया था और अब इस दुनिया से ऊपर खड़ा था। वो शेनतु परिवार के एक बुजुर्ग के साथ अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकता था? बूम! जैसे ही हथेली बुजुर्ग की छाती पर लगी, बुजुर्ग का शरीर अचानक सिकुड़ गया। यहां तक कि उसके आसपास की जगह भी सिकुड़ गई।
उसकी उरोस्थी टूट गई, उसका दिल और फेफड़े फट गए, वो खून से लथपथ हो गया। हालांकि जब बड़े की कृपाण आखिरकार नीचे गिरी तो मायावी का शरीर अचानक गायब हो गया। वो अद्वितीय शालीनता के साथ शांति से कुछ 100 फीट दूर चला गया था। उसके हरे कपड़े ऐसे लहरा रहे थे मानो वे खून की एक भी बूंद से साफ हों। उसके हाथ भी खून से साफ थे, मानो उसने कभी लड़ाई ही न की हो। उसके हाथ जेड की तरह चमक रहे थे, मानो उसने कभी अपनी हथेली से वार ही न किया हो। दूसरा महान व्यक्ति मर चुका था। कई किलोमीटर दूर आकाश राज का चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? 10 साल पहले जब मायावी अपने चरम पर था, तब भी वो इतना मजबूत नहीं था, दिव्य सिंह जैसी युद्ध शक्ति के साथ भी। 10 साल पहले हालांकि कहा जा रहा था कि ये मायावी और शेंतु कुलपति के बीच की लड़ाई है, लेकिन असल में लड़ने वाला तो दिव्य सिंह था। मायावी तो बस एक सहायक भूमिका निभा रहा था। उस समय मायावी निश्चित रूप से शेंतु कुलपति के लिए एक मैच नहीं था। जहां तक दिव्य सिंह का प्रश्न है, वो पाताल लोक के डेजर्टेड रेस देवता का एक पवित्र पशु था। उसका मायावी से कोई संबंध नहीं था, वो तो उसे उधार दिया गया था। इसलिए आकाशराज की मायावी की ताकत के बारे में धारणा ये थी कि ये महान सम्राट के शुरुआती चरणों के बराबर थी। आकाशराज ऐसी ताकत से बिल्कुल भी नहीं डरेगा, क्योंकि 10,000 स्वर्गिक राजा, जो छाया में छिपा हुआ था, पहले ही इस दायरे को पार कर चुका था। महान सरणी के समर्थन के साथ ये मूर्खतापूर्ण माना जाता था। हालांकि घटनाक्रम उनकी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया था। मायावी इतना शक्तिशाली था कि यह अविश्वसनीय था। सामान्य ज्ञान के अनुसार मायावी को अपने पिछले साधना क्षेत्र में 10 वर्षों की छोटी सी अवधि में अपनी शक्ति इतनी ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए थी। क्या पिछले दशक में मायावी के साथ कुछ हुआ था? यहां तक कि अगर कुछ हुआ भी तो आकाशराज ये नहीं समझ सका कि कैसे मायावी स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एरे को पूरी तरह से इग्नोर करने में कैपेबल था। या क्या ये शेंतु परिवार के उस महान एक्सपर्ट की बात हो सकती है जिसकी हाल ही में मौत हुई थी, कि मायावी ने स्वर्ग पृथ्वी के साम्राज्य समूह की बेड़ियां तोड़ने के लिए जबरदस्ती अपनी ताकत जुटाई थी? अगर ऐसा है तो उसका हर वार उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा, जिससे वो तेजी से कमजोर होता जाएगा। यदि ये सच है तो यदि वे लड़ाई को लंबा खींचते तो उनकी जीत निश्चित थी। हालांकि इस समय शेंतु परिवार के सभी दिग्गज एक्सपर्ट आत्मविश्वास से ओतप्रोत थे। मायावी बहुत भयानक था। उसने 2 बार अटैक किया था और दोनों ही हमलों में शेंतु परिवार के एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। ये भी दूसरों की रोक टोक और धमकियों के बीच ही था, मानो वो सबकी मौजूदगी को इग्नोर कर सकता था। मायावी के सामने किसी की भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अब सब चुप थे, क्योंकि पिछली 2 बार जब मायावी ने अटैक किया था तो उसने सबसे ज्यादा बोलने वाले 2 बुजुर्गों को मार डाला था। उन्होंने मायावी को ताना मारा था, पर कुछ ही देर बाद मारे गए। तो इसीलिए मायावी से 1000 फीट दूर 10,000 स्वर्गिक राजा ने मायावी के 2 बार अटैक होते देखे थे। उसकी एक्सप्रेशन गंभीर हो गई। तुम स्वर्ग और पृथ्वी के क्रम को पहले ही समझ चुके हो, और जिस क्रम की तुम्हें समझ है उसमें दुनिया की डेजर्टेड रेस की शक्ति को कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, जिससे तुम स्वर्ग पृथ्वी दिव्यता की व्यवस्था को इग्नोर कर सकते हो। स्वर्ग पृथ्वी आकाशीय व्यू भी एक प्रकार का नियम था। सटीक रूप से कहें तो युद्ध जगत की सभी व्यू रचनाएं एक प्रकार के नियम से रिलेटेड थीं। जब किसी वॉरियर के समझे हुए नियम व्यू के नियमों से कहीं ज्यादा होते थे, तब वो व्यू उसे रोक नहीं पाता था। मायावी ऐसी ही स्थिति में था। जिस व्यवस्था को वो कंट्रोल करता था, उसकी तुलना स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एरे से नहीं की जा सकती थी। 10,000 स्वर्गिक राजा के शब्द सुनकर शेंतु परिवार के कुल के बुजुर्गों ने अपनी सांस रोक ली। स्वर्ग और पृथ्वी के क्रम को समझ लिया? इसका साधना लेवल से कोई लेना देना नहीं था, ये नियमों में उपलब्धि थी। इसका मतलब था कि किसी वॉरियर की किसी विशेष नियम में उपलब्धि अपने चरम पर पहुंच गई थी। मायावी ने कोई टिप्पणी नहीं की और धीरे से अपनी इंटरफेशियल रिंग पोंछी तथा तलवार निकाल ली। ये तलवार पूरी तरह से सफेद थी, बिल्कुल जेड जैसी। धातुओं की तरह ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करती थी। हालांकि ये तलवार जेड से नहीं बल्कि हड्डी से बनी थी। ये एक आदिम पवित्र डेजर्टेड एनिमल की हड्डी थी, जिसे पीस कर तलवार बना दी गई थी। तलवार का ब्लेड 4 फीट लंबा था, पर इसकी मूठ बहुत छोटी थी, केवल 4 इंच लंबी। तलवार का ब्लेड और मूठ बिना किसी सुरक्षा कवच के एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हालांकि मूठ पर 9 नाम मात्र की मोहरें थीं। इससे एक रहस्यमय पर प्राचीन आभा निकलती थी। तलवार का नाम इल्यूजनरी हड्डी है। मायावी ने हल्के से कहा और अपनी सफेद तलवार की धार 10,000 स्वर्गिक राजा की ओर तान दी। 10,000 स्वर्गिक राजा की अभिव्यक्ति तब बदसूरत हो गई जब मायावी ने तलवार से उसकी ओर इशारा किया। क्या आपको लगता है कि मैं उनके जैसा हूं? उस रात शेंतु परिवार के लिए लड़ने वालों में 10,000 स्वर्गिक राजा सबसे शक्तिशाली था। उसके पीछे एल्डर सू और एल्डर मो थे, जो परिवार के 2 सदस्य नहीं थे। जहां तक अन्य 10 बुजुर्गों और दिग्गज एक्सपर्टों का सवाल है, वे सबसे कमजोर थे। जिन 2 लोगों को मायावी ने मारा था, वे 10 सामान्य बुजुर्गों में से 2 थे।
इसलिए हालांकि मायावी अत्यधिक शक्तिशाली लग रहा था, 10,000 स्वर्गिक राजा मायावी से बिल्कुल नहीं डरा। जब उसने मायावी का विरोध किया तो उसके शरीर से एक घनी घातक आभा निकल रही थी। हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। कई किलोमीटर दूर आकाशराज का चेहरा बिगड़ गया था। आज रात की घटनाएं उसकी शुरुआती उम्मीदों से कहीं ज्यादा थीं। उसने जो विशाल सेना खड़ी की थी और जितने भी एक्सपर्ट उसने दुश्मन के जाल में फंसने का इंतजार करने के लिए इकट्ठा किए थे, सब मायावी ने अकेले ही नाकाम कर दिया। उसने 2 लोगों को तो मार भी डाला था। अब ये अभी भी एक रहस्य था कि क्या 10,000 स्वर्गिक राजा सच में मायावी को हरा सकता है। यदि वो आज मायावी को जाने से नहीं रोक सका, तो जब आकाशराज अपने परिवार में वापस आएगा तो परिवार में जो लोग उसके साथ मतभेद रखते थे वे उस पर इस बात से अटैक करेंगे। शेंतु परिवार के कुल में भी सत्ता और लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा थी। आकाशराज के अस्तित्व ने स्वाभाविक रूप से दूसरों की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया। यंग मास्टर आकाशराज, क्या हमें आदर्श से छुटकारा पाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए? इस समय अविचल और अधिराज आकाशराज के पक्ष में आए और बिना अधिक विश्वास के ये सुझाव दिया। आकाशराज ने पहले जो किया था वो उनके जहन में अभी भी ताजा था, खासकर अविचल के लिए। प्रिया के भागने के तुरंत बाद उसने बीच में आकर राजा चू के भाले के सिरे को आदर्श पर फेंकने की कोशिश की थी, पर आकाशराज की चीख से उसके कान के पर्दे फट गए, जिससे उसे खून बहने लगा। वो खुद भी उस पल घुटनों के बल बैठ गया। उस समय अविचल ने तो ये भी सोचा था कि वो मर चुका है। आकाशराज के खिलाफ अविचल के पास एक मनोवैज्ञानिक निशान था, इसलिए उसने साहसपूर्वक बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसे इस समय ये सुझाव देना ही था। मौजूदा हालात को देखते हुए संभावना थी कि मायावी आदर्श को बचा ले। उन्होंने आदर्श को बहुत नाराज किया था और उसके जख्म पर नमक छिड़कने के लिए हर तरह की हरकत की थी। अगर उन्होंने आदर्श को मरवाने के लिए इस मौके का फायदा नहीं उठाया होता, तो अगर भविष्य में कुछ हुआ होता। इससे पहले आदर्श की प्रतिभा ने अविचल और अधिराज को भी स्तब्ध कर दिया था। 4 राज्यों के गठबंधन टूर्नामेंट में आदर्श ने अरण्य को, फिर निर्मल को और आखिर में मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के कुलीनों को धूल चटा दी थी। वो लगभग अमानवीय था। हालांकि आदर्श पहले से ही अपंग था, पर वे पछताने से बेहतर सुरक्षित रहना चाहते थे। मायावी और उसके स्वर्ग विरोधी तरीकों को देखते हुए क्या होगा यदि उसके पास आदर्श को ठीक करने का साधन होता? भले ही वो पूरी तरह से ठीक ना हो सके, पर आंशिक रूप से ठीक होना भी दोनों भाइयों को यातना देने के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा अगर आदर्श पूरी तरह से अपंग भी हो जाए तो भी वो अपनी बड़ी बहन को ढूंढकर डेजर्टेड रेस के किसी हाई लेवल व्यक्ति को भेजकर उन दोनों को मार सकता है। ये बच्चों का खेल जितना आसान होगा। बस यही सोचकर अविचल और अधिराज को डर लगने लगा। इसलिए उन्हें हिम्मत जुटानी पड़ी और आकाशराज से बात करनी पड़ी। ओह! आकाशराज की आवाज ठंडी हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि आज रात की लड़ाई में मेरे शेंतु परिवार की हार तय है? आदर्श को केवल मायावी द्वारा ही बचाया जा सकता था यदि आकाशराज की योजना फेल हो जाती। अविचल और अधिराज तुरंत कांप उठे। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। आकाशराज का मूड बार बार बदल रहा था और एक बार जब उनका गुस्सा फूट पड़ा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका अंजाम क्या होगा। नहीं, हमारा ऐसा मतलब नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बस। अविचल और अधिराज पसीने से तरबतर थे। वे जोर देकर स्पष्टीकरण देना चाहते थे, पर आकाशराज की ठंडी आंखें देखकर उनकी आवाज कांपने लगी। आकाशराज का सामना करना एक नश्वर प्राणी के लिए एक शक्तिशाली डेजर्टेड एनिमल का सामना करने जैसा था। वे किसी भी क्षण अपनी जान गंवा सकते थे। हालांकि आकाशराज की आंखें ठंडी थीं, पर वो अविचल और अधिराज के प्रस्ताव के खिलाफ नहीं थे। सच में आकाशराज ने नहीं सोचा था कि मायावी के पास आदर्श को ठीक करने का कोई साधन था। वो एक साथ हानिकारक दिव्ययन गोली थी जिसमें बहुत प्रबल हिमकारी शक्ति थी। इस प्रकार की गोली का उपयोग बेसिकली शिखर ऋषियों द्वारा हिमबर्फ के नियमों की साधना के लिए किया जाता था। इसका उपयोग नियमों में अपनी अंतर्दृष्टि बढ़ाने और साधना लेवल को गहरा करने के लिए किया जा सकता था। शिखर ऋषियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोली के औषधीय गुण बहुत हिंसक थे। युआन फाउंडेशन वॉरियर पर इस्तेमाल करने पर इसका क्या रिजल्ट होगा? इसके अलावा आदर्श के शरीर में ठंड के जहर 10 दिनों से मौजूद थे। अब तो कोई देवता भी उसे नहीं बचा सकता था। हालांकि वो फिर भी अविचल और अधिराज से सहमत था। सावधानी बरतने और भविष्य में किसी भी संभावित परेशानी को रोकने में कोई बुराई नहीं थी। आकाशराज ने हल्की सी आह भरी और अविचल और अधिराज से कहा, आपकी बात तो सही है। भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए आपको हर चीज की जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। आप कमरे में घुसकर आदर्श को मार सकते हैं। हम? जब अविचल और अधिराज ने यह सुना तो वे हक्क बक्के रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि आकाशराज शेंतु परिवार के किसी सदस्य को आदर्श को खत्म करने के लिए भेजेगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो उन्हें भेजेगा। आदर्श अब शायद अपंग हो गया है और उसे डरने की कोई बात नहीं है। दरअसल वे आदर्श को मार डालना चाहते थे और उसके साथ हर तरह की भयानक हरकतें करके बदला लेने का सुख भोगना चाहते थे। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मायावी अभी भी आसमान में था।
मायावी की शक्ति अथाह थी। ऐसे एक्सपर्ट की इंद्रियां अद्भुत थीं। जब उसे पता चला कि वे व्यू के केंद्र में एंटर कर गए हैं, तो क्या मायावी उन पर हवा फूंककर उन्हें राख में नहीं बदल सकता था? क्या ये मौत को दावत देना नहीं था? क्या डरपोक लोग हैं? हेवन अर्थ एम्पायरियल एरे की एरे डिस्क मेरे हाथ में है। इस एरे डिस्क से मैं तुम्हें सीधे एरे कोर में भेज सकता हूं। स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एरे के केंद्र में एक बैरियर है। हालांकि मायावी स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एरे के नियमों की अनदेखी करके भी डेजर्टेड रेस की शक्ति का उपयोग कर सकता है, पर एरे के केंद्र में एक मजबूत कवच है जो उसे बाहरी दुनिया से अलग करता है। चाहे कोई भी नियम समझ लिया जाए, इस एनर्जी कवच को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर मायावी एरे कोर में एंटर करना चाहता है तो उसे बल प्रयोग करना होगा। ऐसा नहीं है कि मायावी बैरियर को तोड़ नहीं सकता, पर इशू ये है कि उसे अभी भी 10,000 स्वर्गिक राजा का सामना करना है। 10,000 स्वर्गिक राजा जरूरी नहीं कि मायावी से कमजोर हो, तो मायावी युद्ध में बाधा को तोड़ने के लिए अपना ध्यान कैसे भटका सकता है? मायावी की ताकत के बावजूद उसे इस बाधा को तोड़ने में कई सेकंड लगेंगे, और ये कुछ सेकंड 10,000 स्वर्गिक राजा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कई काम करने के लिए काफी हैं। आकाशराज का स्पष्टीकरण उचित लगा। यद्यपि अविचल और अधिराज अभी भी डरे हुए थे, पर उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई ऐसी बात है जो निश्चित रूप से उन्हें मौत के घाट उतार देगी। सच में अविचल ने तो ये भी पूछना चाहा कि जब ये इतना सुरक्षित है तो आप इसे खुद क्यों नहीं करते? बेशक उनमें ऐसा कहने की हिम्मत नहीं थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं चींटी जैसे दिखने वाले आदर्श को खुद मार डालूं? आकाशराज की आवाज ठंडी हो गई, जिससे अविचल और अधिराज डर के मारे उछल पड़े। उन्होंने आकाशराज के आदेश के विरुद्ध कुछ करने की हिम्मत नहीं की। इस समय वे मन ही मन विलाप कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि आकाशराज ने जो कुछ कहा था वो सच था और उसने उन्हें धोखा नहीं दिया था। उनके पास सच में खुद को कुछ करने के अलावा और कोई बेहतर काम नहीं था। भले ही आदर्श एक दिन अपनी चोटों से उबर जाए, फिर भी ये मायावी का सामना करने से बेहतर है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं भेजूंगा। मायावी और 10,000 स्वर्गिक राजा जल्द ही लड़ने वाले हैं। जब उनका युद्ध अपने चरम पर होगा, तब मैं तुम्हें व्यूह रचना के केंद्र में भेज दूंगा। उस समय मायावी के पास अन्य कामों पर ध्यान देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होगा, वरना ये आत्महत्या ही होगी। आकाशराज ने आत्मविश्वास से कहा। अविचल और अधिराज ने एक दूसरे को देखा, मन ही मन विलाप कर रहे थे। इस समय ऐसा लग रहा था कि वे बस जोर से काट कर ही दम लेंगे। आकाश में मायावी और 10,000 स्वर्गिक राजा के बीच आखिरकार लड़ाई शुरू हो गई। स्वर्ग पृथ्वी स्वर्गिक व्यूह के सीलिंग नियम कारगर नहीं थे। उसी समय शेंतु परिवार के कुल के बुजुर्ग मायावी के खिलाफ लड़ाई में ज्वाइन हो गए। 10,000 स्वर्गिक राजा को अपना नेता बनाकर एल्डर सू और एल्डर मो ने अन्य दिग्गज एक्सपर्टों के साथ मिलकर उनकी सहायता के लिए एक बड़ी सेना बनाई। जब 10,000 स्वर्गिक राजा ने अपने भूत दाव कानूनों का उपयोग किया तो 50 किलोमीटर के दायरे में आकाश में एक भयानक चीख गूंज उठी। रक्त का एक समुद्र उभरा, जिसने पूर्णिमा को रक्तमय छाया से ढक दिया। 10,000 स्वर्गिक राजा के विरुद्ध, जो पूरी ताकत से अटैक कर रहा था, मायावी ने पशु की हड्डी वाली तलवार लहराई। तलवार पर 9 रून एक के बाद एक चमक उठे। अब समय आ गया है। युद्ध स्थल से कुछ मील दूर आकाशराज ने देखा कि 10,000 स्वर्गिक राजा और मायावी अपनी भीषण लड़ाई शुरू करने वाले थे। उसने अचानक अविचल और अधिराज को पकड़ लिया, और उसी समय स्वर्ग पृथ्वी स्वर्गिक व्यू की व्यू डिस्क हवा में उड़ गई और आकाशराज के सिर के ऊपर घूम गई। सरणी झिलमिलाने लगी। आकाशराज ने अविचल और अधिराज दोनों को सरणी में फेंक दिया। इस समय अविचल और अधिराज के दिल दहल गए। यंग मास्टर आकाशराज, रुको। मायावी ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली है, अभी समय नहीं है। अधिराज अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे व्यू की रोशनी में फेंक दिया गया। आकाशराज के सामने अविचल और अधिराज कैसे विरोध कर पाते? दोनों भाइयों की चीख निकल गई और उन्हें लगा जैसे जगह विकृत हो गई हो। उन्हें सरणी में विकृत किया जा रहा था। उनके पीछे आकाशराज ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम दोनों को शुभकामनाएं। अगर तुम मायावी को सचेत कर सको और उसे तुम दोनों को मारने पर मजबूर कर सको तो ये एक अच्छी मौत होगी। यद्यपि स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल व्यू के केंद्र में एक सुरक्षात्मक बैरियर था और मायावी 10,000 स्वर्गिक राजा से लड़ने में व्यस्त था, फिर भी यह एक प्रश्न था कि जब आदर्श सच में मारा गया तो मायावी अपने क्रोध के रिजल्ट के तौर पर क्या लापरवाही करेगा। इसके अलावा आकाशराज का खुद मायावी के साथ झगड़ा था, इसलिए वो निश्चित रूप से जोखिम नहीं उठाएगा। हालांकि अगर ये अविचल और अधिराज थे तो कोई बात नहीं। अगर वे मायावी को गुस्सा दिलाकर उसे अपनी हत्या के लिए उकसा सकें तो 10,000 स्वर्गिक राजा के लिए उस पर चुपके से अटैक करने का मौका हो सकता है। ये उनका अच्छा इस्तेमाल होगा। अविचल और अधिराज को केवल अंतरिक्ष में विकृति महसूस हुई और अगले ही पल वे पहले से ही चू शाही निवास के भूमिगत कक्षों में थे। ऊपर आसमान में मायावी ने कुछ देखा। उसने अपनी नजर स्वर्ग पृथ्वी के एम्पायरियल एरे के केंद्र पर घुमाई। उसे साफ पता था
कि कुछ ही देर पहले लोग उस केंद्र में दाखिल हुए थे। मायावी की धारणा बैरियर को भेद कर अविचल और अधिराज के शरीर से चिपक गई। उन दोनों को देखकर मायावी चुप हो गया। उसने कोई हरकत नहीं की, पर इसी समय उसके सामने खड़े 10,000 स्वर्गिक राजा ने एक अजीब सी चीख मारी। एक हथेली का प्रहार उसकी ओर आया। उस हथेली ने आकाश में एक काला भयावह पंजा बना लिया जो मायावी के चेहरे की ओर उड़ता हुआ आया। मायावी पीछे की ओर उड़ गया और अपनी तलवार से वार किया। सफेद हड्डी वाली तलवार पर एक सफेद लौ जल उठी। ये ज्वाला निष्कलंक और पवित्र थी। इसमें किसी और रंग का जरा भी निशान नहीं था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का आदेश जल रहा हो। धमाका। जब भयानक पंजे ने तलवार की किरण पर प्रहार किया तो एक दिव्य किरण आकाश में फैल गई और भूतों के कराने की आवाजें गूंज उठीं। इस प्रचंड एनर्जी का प्रकाश ऊपर से चू राजसी निवास पर बरस रहा था। महल सभी प्रकार के कठोर और कीमती पत्थरों से बनाए गए थे। हालांकि एनर्जी से प्रकाश की विस्फोटक शक्ति के तहत वे नष्ट हो गए जैसे कि वे रेत के महल थे। चू राजघराने के मुख्य भवन पर एक सफेद किरण पड़ने से पहले लोग असहाय होकर देखते रहे। वो न तो ढहा न ही बिखरा, बल्कि सफेद रोशनी पड़ने के बाद धूल में बदल गया। बाद में धूल गायब हो गई। ये एक पूर्ण विनाश था। भयानक। इस समय राजा चू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे उस विशाल महल की चिंता करने का समय ही नहीं था जिसे बनाने में उसने बहुत सारा धन खर्च किया था। अब जान का सवाल था। दो महान सम्राट राज्य एक्सपर्ट आपस में भिड़ रहे थे, तो कौन जाने क्या हो जाए। आदेश भेजो, चू प्रांत शहर के सभी आम लोगों को बाहर निकालो। शाही निवास में भी सभी को बाहर निकालो। 10,000 स्वर्गिक राजा निश्चित रूप से दयालु नहीं था। जैसा कि मायावी ने कहा था, उसने एक प्राचीन दुष्ट साधना तकनीक सीखी थी, इसलिए ये कामना करना नामुमकिन था कि वो एक दयालु व्यक्ति होता। जहां तक दूसरे व्यक्ति यानी मायावी की बात है, वो भले ही सुंदर दिखता हो, पर वो तो डेजर्टेड रेस का ही सदस्य था। इंसानों को मारते समय उसे जरा भी दया नहीं आती थी, ठीक वैसे ही जैसे इंसान डेजर्टेड एनिमल्स को बेरहमी से मारते हैं। बूम! मायावी और 10,000 स्वर्गिक राजा के बीच एक बार फिर घमासान युद्ध हुआ। चू राजघराने के बीचों बीच जमीन पूरी तरह से ढह गई थी। जमीन पर एक विशाल भयावह पंजे का निशान रह गया था। धरती के कांपने से अनगिनत महल ढह गए। क्या हुआ? स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल व्यू के केंद्र में अविचल और अधिराज ने कक्ष की दीवारों पर जोरदार प्रहार किया। जब भयानक पंजा लगा तो वो सीधे स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल व्यू के केंद्र के बैरियर से टकराया था। हालांकि बैरियर नहीं फटा, पर भयानक कंपन से उसके अंदर मौजूद अविचल और अधिराज उड़ गए। दीवार से टकराने से उनके मुंह से खून निकलने ही वाला था। आखिर क्या हो रहा है? क्या मायावी सेना पर अटैक कर रहा है? जैसे ही वे व्यू में दाखिल हुए, सारी आवाजें पूरी तरह से बंद हो गईं। अविचल और अधिराज को बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। तभी आकाशराज से एक युआन क्यू संदेश उनके कानों में पहुंचा। घबराओ मत, मायावी ने तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। वो इस समय 10,000 स्वर्गिक राजा से युद्ध कर रहा है। उनकी लड़ाई के कारण तुम्हें कुछ कंपन महसूस होंगे। आकाशराज को पता नहीं था कि व्यू में क्या हो रहा है, पर उसने अंदाजा लगाया कि 10,000 स्वर्गिक राजा के भयानक पंजे के रिजल्ट अविचल और अधिराज को जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए उसने उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए अपने युआन क्यू ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। रिजल्ट इतना शक्तिशाली था, अविचल और अधिराज ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन घबरा गए। हालांकि जब तक मायावी उनकी बात अनसुनी करता रहेगा, तब तक सब ठीक रहेगा। चलो सबसे पहले आदर्श से छुटकारा पाएं। हाँ, चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए आदर्श को मारना बेहद जरूरी है। मैं कब से उस बच्चे को अपने पैरों तले रखकर उसे तब तक कुचलने की सोच रहा था जब तक वो कीचड़ में न लथपथ न हो जाए। दोनों ने उपहास किया। आदर्श का सामना करने के बारे में सोचकर ही, जिसका साधना लेवल बर्बाद हो गया था, वे उत्साहित हो गए। वे एक ही सांस में उस कक्ष की ओर दौड़े जहां आदर्श कैद था। पेंग! अविचल ने कक्ष का दरवाजा हिंसक तरीके से लात मारकर खोल दिया। हा, आदर्श, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन आएगा। कमरे में आदर्श का शरीर जंजीरों से बंधा हुआ था। वो दीवारों के एक कोने में दुबका हुआ था। उसका चेहरा और बाल बर्फ की एक परत से ढके हुए थे। उसके कपड़े ज्यादातर फटे हुए थे और खून से सने हुए थे। ये धब्बे उस खून के थे जो आकाशराज के घाव से बहकर आया था। अब खून सूखकर काला हो गया था। आदर्श की वर्तमान स्थिति किसी भिखारी से भिन्न नहीं थी। आदर्श, सोचो, कुछ दिनों से तुम्हें न देखने के बाद तुम्हारी हालत पहले ही ऐसी हो गई है। अगर मुझे पता ना होता कि तुम ही यहाँ बंद हो, तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाता। क्या ये सचमुच बीते जमाने के वैभव दिव्य नगर का गौरवशाली स्वर्गपुत्र है? के जिंदगी वाकई अप्रत्याशित है। आदर्श को ऐसी हालत में देखकर अविचल बहुत खुश हुआ। उसे अचानक लगा कि कमरे में घुसने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित था। एक ऐसी प्रतिभा को नष्ट करने में कैपेबल होना जिसकी पहले वैभव दिव्य शहर के नगर भगवान द्वारा प्रशंसा की गई थी और जिसे वैभव दिव्य शहर के अनगिनत साधकों द्वारा पूजा जाता था, अवर्णनीय था। आदर्श,
तुम्हें एक इंसान के तौर पर बहुत ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए। तुम जितना ऊंचा उठोगे उतना ही ज्यादा गिरोगे। तुम स्वर्ग से नर्क में गिरे। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है, पर चिंता मत करो, हम तुम्हारे दुख दूर करने के लिए यहाँ हैं। तुम्हारे जैसे इंसान के लिए अपंग बन जाना जीना ही एक दुख है ना? अधिराज ने भी मजाक उड़ाया। आदर्श ने ऊपर देखा और उसकी नजर उसके बिखरे बालों से होकर अविचल और अधिराज पर पड़ी। ये तुम दोनों हो? आदर्श की आंखों में एक ठंडी किरण चमक उठी। जब प्रिया की पहचान उजागर हुई तो अविचल और अधिराज ने आकाशराज के लिए एक कीमिया प्रयोगशाला तैयार करने की पेशकश की थी। उन्होंने आदर्श को एक मैसेज भी भेजा था कि अगर उन्हें कुछ अमृत दिए जाएं तो कितना अच्छा होगा। आदर्श का उन दोनों के प्रति एक मजबूत हत्या का इरादा था। केके, तुम्हारी निगाहें डरावनी लग रही हैं, पर तुम क्या कर सकते हो? कुछ ही देर में मैं तुम्हें बेरहमी से मार डालूंगा। तुम्हारी निगाहें बुरी नहीं हैं। मैं तुम्हारी आंखें निकालकर उन्हें हर्बल लिक्विड में भिगोकर रख दूंगा ताकि वे अच्छी तरह से सुरक्षित रहें। उसके बाद तुम मुझे घूरते रह सकते हो। ये वाकई बहुत दिलचस्प होगा। अविचल और अधिराज आदर्श की ओर बढ़ते हुए बिना किसी रोक टोक के हंसे। अधिराज ने अपना हाथ घुमाया और अपनी इंटरस्पेशल रिंग से एक खंजर निकाला। खंजर से एक ठंडी किरण निकल रही थी। उसने खंजर की नोक आदर्श की आंखों के सामने लहराई और आदर्श की आंखें खोदने का नाटक किया। उधर अविचल आदर्श के सामने रुका और अपना पैर उठाया। वो आदर्श के चेहरे पर पैर रखने की तैयारी कर रहा था। तो क्या हुआ अगर तुम स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र हो? अब तुम पर पैर रखना किसी कुत्ते पर पैर रखने से अलग नहीं है। आदर्श के चेहरे पर कदम रखने से उसे बड़ी उपलब्धि का एहसास हुआ। हालांकि जैसे ही अविचल ने नीचे जाने के लिए अपना पैर उठाया, आदर्श जो कोने में था अचानक तेंदुए की तरह उछल पड़ा। टकरा जाना। आदर्श के शरीर पर जंजीरें कस गईं। ओह! आदर्श के शरीर से युआन क्यूई जलते हुए बाहर निकल आया। अचानक हुए घटनाक्रम से अविचल घबरा गया। उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। तभी आदर्श ने उसकी गर्दन पकड़ ली। आदर्श ने अविचल के पूरे शरीर को जमीन पर दबा दिया। आप! अविचल चीखा। इस समय आदर्श ने पहले ही एक हाथ से अविचल की पिंडली पकड़ रखी थी और उसने अपने दूसरे हाथ से अपने इंटरस्पेशल रिंग से एक ईंट निकाली। काली धातु की ईंट ठंडी किरण से भरी हुई थी। यही वो ईंट थी जिसका इस्तेमाल आदर्श ने दिव्य वन्य क्षेत्र में यात्रा करते समय किया था। आदर्श की आंखें क्रूर लग रही थीं जब उसने ईंट को अविचल के टखने की ओर निशाना साधा और फिर पूरी ताकत से उसे नीचे पटक दिया। ध्वनिक मृत्यु कृपाण का उपयोग करके पैर काटना उसे धातु की ईंट से कुचलने से ज्यादा आनंददायक कैसे हो सकता है? पेंग! अविचल के चीखने पर एक धमाकेदार आवाज गूंजी, मानो कोई सुअर कट रहा हो। आदर्श की ईंट अविचल के पैर पर जोर से लगी थी। कमरे का फर्श खास तौर पर बनाई गई धातु से बना था और बेहद सख्त था। आदर्श के जबरदस्त बल और धातु की सख्त जमीन के साथ धातु की ईंट ने अविचल के पूरे पैर को मांस के गूदे में बदल दिया। पैर की हड्डियां चूर चूर हो गईं और मांस टुकड़े टुकड़े हो गया। अविचल पागलों की तरह चीखा, मानो उसका गला कांच से भर गया हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आदर्श, जो आधा मरा हुआ था, अचानक इतना भयानक हो जाएगा।